आपके अपने YouTube चैनल वर्क साडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है, चला पर जाकर देख लीजिएगा। ओके चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। पहला है निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए 36 परास समान होगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का 40 से 45 में। ओके फिर नेक्स्ट हो जाता है 40 डिग्री और 45 डिग्री। ओके नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु का नेट बाह्य बल कार्यरत है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक समान वृत्तीय गति करती गेंद। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता तीसरा, किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका हो जाएगा डी नंबर का। ओके ए बी और सी तीनों। नेक्स्ट दोस्तों चौथा है, जिसमें हमारा डायग्राम दिया है, इसमें प्रिंट नहीं हो पाया है। ओके तो इसमें दोस्तों आपका इसमें आपको पूछा किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। ओके तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, निम्नलिखित में से ऊष्मागत की अवस्था चर नहीं है। ओके तो इसका राइट आंसर सी नंबर का आंतरिक ऊर्जा। ओके नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट हमारा छठवां है, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सी आवर्ती गति को निरूपित करता है। ओके तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ए नंबर का आपका ए नंबर का हो जाएगा ए एवं बी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 1.5 मीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 × 10 की घात -6 मीटर क्यूब। के नेक्स्ट यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान त्वरित गति कहते हैं, तो त्वरित गति इसमें हो जाएगा त्वरित, बस आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रह की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम संरक्षण नियम पर आधारित है, तो इसके किसमें कोणीय संवेग संरक्षण के हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जाती है कहलाते हैं, तो तन्य पदार्थ कहलाते हैं। ओके मैं आगे सॉल्यूशन आपको कंप्लीट दिखाऊंगा रिटर्न। ओके किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को डैश कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माधारिता। फिर नेक्स्ट है विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण को डैश कहते हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। ओके चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसमें आपका हो जाएगा पहले में आपको हो जाएगा आपका 1 × 10 की घात 6 मीटर क्यूब, फिर दूसरा आपका त्वरित गति, तीसरा हो जाएगा आपका कोणीय संवेग संरक्षण, चौथे का तन्य पदार्थ, पांचवा है ऊष्माधारिता, छठवां हो जाएगा अनुप्रस्थ ओके तरंगे। तो इस प्रकार से अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 में से 23वें तक पूरा कंप्लीट बताऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, अथवा शायद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा सभी प्रश्नों का। ओके अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। ओके पहला है हमारा कार ऊर्जा प्रमेय, तो कार ऊर्जा प्रमेय का आपका हो जाएगा F नंबर से आपको इसमें मिला देना। ओके तो F नंबर वाला हो जाएगा आपका ये। फिर है आपका अप्रत्याश संघट्ट, तो ये हो जाएगा आपका किससे, ये आपका हो जाएगा G नंबर से। ओके ये आपका दूसरा हो जाता है। फिर बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण हो जाएगा किससे आपका, तो ये तीसरे का आपका राइट आंसर होगा E नंबर हो जाएगा R × F। ओके फिर नेक्स्ट है आपका कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग हो जाएगा किससे आपका, तो ये हो जाएगा आपका D नंबर से, ये आपका हो जाता है ओके L ओमेगा। फिर है एक परमाणु गैस, तो एक परमाणु गैस हो जाएगा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका E नंबर का 3 स्वतंत्रता की कोटि। ओके तो ये हो जाएगा 5वां। और फिर 6वां है दोस्तों आपका बहु परमाणु गैस, तो इसका राइट आंसर आपका C नंबर का। ओके तो ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है सही जोड़ियां। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जब क्या है त्वरण शून्य होता है। ओके नेक्स्ट है किसी सदिश ए के संबंधित एकांक सदिश आपको लिखना है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ सॉल्यूशन रिटर्न रूप में आपको बता दूंगा। ओके जिससे आपको लिखने में आसानी हो। किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए, उसे भी हम देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। ओके तो इसका आपको लिखना है किस विकिरण द्वारा गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए फ्लक्स को आंतरिक सतह के क्या है अक्सर परावर्तन सामग्री से क्या है लेपित किया जाता है। ओके फिर नेक्स्ट है सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध आपको बताना है, तो हो जाएगा पाई रेड। ओके RED, ये आपका इस प्रकार से इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके चलिए मैं आपको इनका सभी का आंसर बताता हूँ क्रम से। तो ये आपका पहले का हो जाएगा आपका जब त्वरण शून्य होता है, दूसरे का आपको हो जाएगा आपका A, फिर आपको ये कैप लगानी है, फिर इसके प्रकार से आपका A सदिश। ओके फिर A सदिश मोड के अंदर इस प्रकार से आपको लिखना है दूसरे का आंसर। तीसरा है स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा आपके दिए हुआ है 12 kZ²। ओके नेक्स्ट विकिरण द्वारा गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए फ्लक्स की आंतरिक सतह को अक्सर क्या है परावर्तन सामग्री से लेपित किया जाता है। ओके 5वें का राइट आंसर पाई, फिर RAD ये आपको लिखना है। ओके
इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्तासत। ओके, तो पहला है हमारा सत्तासत में सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक विमीय गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं निर्जीव पिंड की भांति सजीव को भी क्या त्वरित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, बाकी आपको एक बार अपने इसको क्लियर आंसर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, अपने से भी एक बार आपको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट है किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा को भी योगदान होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। और इसके आगे नेक्स्ट है आपका लास्ट, गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार सत्य सत्य हो जाते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वीं का आंसर। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 6वीं का मैंने पहले नहीं किया, लेकिन मैं अथवा वाला किया है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। अथवा वाला पूछा जा रहा है कि आपको एक धागा और 1 मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। ओके, इसका आंसर देख लेते किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है, इसके लिए हम क्या है एक बेलनाकार छड़ के ऊपर धागे को इस प्रकार लपेटेंगे कि धागे के फेरे एक दूसरे से सटे रहें। ओके, धागे के फेरों, इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 7 में का मैंने अथवा वाला किया है। ओके, तो इसे मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 30 मीटर पर सेकेंड चालक से सीधी सड़क पर गतिशील कार ब्रेक लगाने पर 50 मीटर दूर चल कर रुकती है, कार से उत्पन्न मंदन कितना है। इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसके बाद से आपको करना है। ओके, इसमें आपको u दिया है, s दिया हुआ है, b भी आपका 0 है। ओके, आपको ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपका ये लगा देना है और बस इसका आपको मान रखना है, तो आपका a आ जाएगा, मतलब a मतलब मंदन है आपका। ओके, -9 मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ओके, इसकी छोड़ा आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका रहेगा प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का आंसर। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे 8वां क्वेश्चन है हमारा, किसी तीव्र गति से चल रही बस में यातायात रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों गिरने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब बस गति कर रही है तब उसमें बैठे यात्री भी बस के वेग से उसी दिशा में गति करते हैं। बस के यातायात रुकने पर यात्रियों के शरीर के नीचे का भाग जो बस के सीधे संपर्क में रहता है बस के साथ मंदित हो जाता है, परंतु शरीर ऊपरी भाग बस से सीधे संपर्क में नहीं है, अपनी गति के जड़त्व के कारण पूर्व दिशा में गति करता है, जिसके कारण यात्री क्या है आगे की ओर गिर पड़ते हैं। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अथवा दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है, किसी पत्थर को डोरी से बांधकर घुमाया जा रहा है, यातायात डोरी टूटने पर पत्थर किस दिशा में और क्यों गति करने लगेगा। ओके, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको लिखना है कि यह दिशा के जड़त्व के कारण होता है। वृत्तीय गति में करते हुए पत्थर का वेग सदैव स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। जब डोरी टूट जाती है तो पत्थर पर कार्यरत बल समाप्त हो जाता है। बल की अनुपस्थिति में पत्थर ताक्षणिक वेग की दिशा के अनुदिश अर्थात वृत्तीय गति पत्थर स्पर्श के अनुदिश क्या है गति करता हुआ दूर चला जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 9वां है, प्लासो अनुपात क्या है। ओके, प्लासो अनुपात क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। प्लासो अनुपात क्या है, किसी वस्तु के पार्श्व विकृति तथा प्रत्यक्ष विकृति के अनुपात के ऋणात्मक मान को क्या है प्लासो अनुपात कहते हैं। यह नाम क्या है साइमन प्लासो के नाम पर रखा गया है। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है, जलीय प्रतिबल किसे कहते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जलीय प्रतिबल मतलब इसे कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। का तात्पर्य किसी वस्तु पर तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए दबाव या बल से है, आमतौर पर एक तरल जब यह एक बंद प्रणाली के भीतर सीमित होता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पूछा प्रश्न क्रमांक 10वां, बीन का विस्थापन नियम लिखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, बीन का नियम किस प्रकार से यह बताता है कि तरंग धैर्य पर विभिन्न तापमान चोटियों के एक कृष्ण निकाय विकर्ण वक्र तापमान के विपरीत अनुपातित होता है। ओके, फिर ये आपका नियम दिया हुआ है इस प्रकार से, जहां आपका बी क्या है, बी आपका क्या है एक विस्थापन स्थिरांक है जिसका मान ये हुआ है, टी आपका क्या है केल्विन ताप दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है, न्यूटन का शीतलन का नियम लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिया हुआ है न्यूटन का शीतलन का नियम। ओके, तो क्या नियम है, किसी पिंड के ऊष्मा ह्रास की दर उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर के परमाणुपाती होती है। ये होता है आपका न्यूटन का शीतलन का नियम। ओके, प्रश्न 11वां से पूछा जा रहा है, ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, यदि एक द्रव के साथ अन्य द्रवों की तापीय साम्यवस्था हो तो स्वयं इन द्रवों में
आपस में तापीय साम्यवस्था होती है। इसी को क्या है, ऊष्मागति का शून्यवाद सिद्धांत कहते हैं या शून्यवाद नियम कहते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा हमसे पूछे जा रहा है, रुद्धोष् प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके लिए आदर्श गैस अवस्था संबंध लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है रुद्धोष् प्रक्रम की, आपको मतलब क्या है परिभाषा बतानी है, उसी के बारे में बताना है। तो ये आपका रुद्धोष् प्रक्रम के बारे में दिया है, ओके, रुद्धोष् में प्रक्रम ये आपका दिया हुआ है। सो आप स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, और फिर इसके बाद आपको पूछा, इसका गणितीय रूप भी पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिया हुआ गणितीय रूप, ओके, जिसमें आपका PV n कांस्टेंट, ओके, इस प्रकार से आपका रहेगा गणितीय रूप। ओके, ये गणितीय समीकरण कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां पूछा जा रहा है कि ये आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो इसमें मैंने ऊपर वाला नहीं किया, लेकिन अथवा वाला मैंने इसका सॉल्यूशन किया, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसे आप स्वयं करिएगा। अथवा है हमारा डाल्टन का आंशिक दाबों का नियम लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में डाल्टन का नियम, आंशिक दाब का नियम परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब के संबंध में है। इस नियम के अनुसार परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये है आपका डाल्टन का आंशिक दाबों का नियम। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 13वां हमारा है कोणीय वेग। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमसे 13वें पूछे जा रहा है, कोणीय वेग किसे कहते हैं, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध लिखिए। ओके, स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करती हुई वस्तु के कोणीय वेग की दिशा गति के साथ बदलती है अथवा नहीं। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है, पहले आपको लिखना है कोणीय वेग की परिभाषा। तो ये आपकी दी है, कोणीय वेग किसे कहते हैं, घूर्णन गति के एकांक समय में कण द्वारा घूमे गए कोण को क्या है, कण का कोणीय वेग कहते हैं। ये कोणीय वेग की आपकी परिभाषा हो जाती है। फिर आपको कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताना। तो ये आपका संबंध दिया है कि रेखीय वेग इक्वल टू हो जाता है आपका कोणीय वेग इंटू हो जाता है आपका त्रिज्या। ओके, तो ये आपका संबंध हो जाता है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसकी इस लाइन को भी आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ये मैंने यहाँ तक आपको सॉल्यूशन बताया। अथवा देख लेते हैं। अथवा दोस्तों हमारा है उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक के आघूर्ण के सिद्धांत लिखिए। बताइए कि कब यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। ओके दोस्तों, तो उत्तोलक किसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। सो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये उत्तोलक के बारे में दिया है। उत्तोलक एक प्रकार का क्या है, छड़ होती है। ओके, जैसे क्या है, ये मतलब नापने की एक इकाई टाइप की होती है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या है, इस प्रकार से उत्तोलक भी श्रेणी दी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, इस प्रकार से होता है। ओके, तो ये आपको बताइए प्रथम श्रेणी के बारे में है, ये आपकी द्वितीय श्रेणी के बारे में, उत्तोलक के बारे में कंप्लीट आपका दिया है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है द्रव चालित उत्थापन, मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत क्या है, आप सिद्धांत लिखिए। और इससे यांत्रिक लाभ कैसे प्राप्त होता है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसे क्या है, द्रव चालित लिफ्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका दिया है, द्रव चालित लिफ्ट या हाइड्रोलिक सिद्धांत का है, वही आपका हो जाता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट आपको दिया हुआ है, पूरा सिद्धांत बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है, डायग्राम सहित आपको बनाना है। ओके, और जो आपका जेसीबी है, जेसीबी मशीन, वो उसी के सिद्धांत पर क्या है, कार्य करती है। ओके, तभी वो क्या है, इतने बड़े भारी भारी पत्थरों को उठा सकती है, वो किसी हाइड्रोलिक के कारणों के, हाइड्रोलिक मशीन का सिद्धांत ये आपका हो जाता है यहाँ तक कंप्लीट। ओके, तो ये अपना हो जाता है कंप्लीट। इसके आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे दोस्तों हमारा इसके अथवा में है तरलों में गति संबंधी स्टोक का नियम लिखिए। इसके आधार पर वर्षा की बूंद का सीमांत वेग का सूत्र लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, ये आपका दिया है स्टोन का नियम। ओके, तो सबसे पहले आप स्टोन का नियम देख लीजिए, फिर सीमांत वेग क्या है ये बताया, इसका सूत्र दिया हुआ है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका क्या है, आपके हाफ प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है, आधे प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, तो आप वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके आधार पर वर्षा की बूंद का सीमांत वेग का सूत्र आपको बताना है। ओके, तो वर्षा की बूंद के आधार पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते प्रश्न क्रमांक 15वां, सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम लिखिए। इससे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, भौतिकी में सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिणाम विस्थापन के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए किसी स्प्रिंग से लटक के द्रव्यमान की गति, किसी सरल लोलक की गति, किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल पर किसी स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान की गति आदि। ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा और क्या है आपको कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने क्या है सॉल्व किया है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, किस प्रकार से सॉल्व करना है ये आप देख लीजिएगा। तो आपको पता है विस्थापन समीकरण आपका ये होता है, क्योंकि इसके अनुसार आपका वेग आपका ये निकल आएगा, ए ओमेगा
कॉस ओमेगा टी। ओके, अब आपको सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा को आपको क्या है, काइनेटिक ओके एनर्जी कहते हैं। तो ये आपका इसका फॉर्मूला आपको पता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। बस इसमें आपको क्या है, अब आपको क्या है, v का मान आपको पता है, तो v का मान इसमें आप रख दीजिएगा, ये आपका a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मान आपको रख दीजिएगा। अभी v में स्क्वायर है, ओके, तो इसमें भी मतलब कहा पूरे में स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरे में आपको स्क्वायर लगा दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये आपका निकल आता है गतिज ऊर्जा का, ओके, ऊर्जा निकल आती है। जैसे आप समीकरण 1 दे दीजिएगा। फिर स्थिर ऊर्जा भी निकालनी है हमें, तो स्थिर ऊर्जा भी आपका ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें भी आपका ये क्या लिखा हुआ भी है। ओके, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका निकल आता है स्थिर ऊर्जा का भी। ओके, तो 2 आंसर अपने यहाँ निकल आते हैं। फिर भी हमें क्या है, तीसरा पूछा है कुल ऊर्जा ही बताइए। तो कुल ऊर्जा को किसी भी चीज की कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ओके, तो बस हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो निकाली है इनको जोड़ देना है। ओके, तो जोड़ दीजिएगा। यहाँ देखिए हमने दोनों समीकरण को क्या जोड़ दिया, इस प्रकार से जोड़ देंगे। ओके, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण जोड़ दिया है दोनों को। जब जोड़ेंगे तो यहाँ आपको कॉमन निकल आएगा ये। ओके, और ये आपको अंदर बचेगा आपका कोष्टक के साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब जानते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मान रख देंगे आप, तो आपका आ जाएगा ये। ओके, ये आपकी निकल आती है आपकी गतिज ऊर्जा का समीकरण, ये हो जाता है आपका स्थिर ऊर्जा और ये आपका हो जाता है कुल ऊर्जा। ओके, तीनों निकाले थे, तीनों हमने निकाल लिए। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो इसका मैंने अथवा वाला नहीं किया है, लेकिन ऊपर वाला किया है। 100 सेंटीमीटर लंबी स्टील छड़ अपने मध्य बिंदु पर परिबद्ध है। इसके अनुदैर्ध्य कंपनों की मूल आवृत्ति इतनी दी हुई है। स्टील में ध्वनि की चाल ज्ञात करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से आपको लिखना है। ओके, ये आपका दिया है, तो ये आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, आपको L बराबर दिया हुआ है, V बराबर दिया है, ये आपको डायग्राम से आपको समझाया गया है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। फिर इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, आइए इसका आंसर, यहाँ तक हमारा आंसर आ जाता है। ये आपका आंसर आ जाता है 5.06 किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ तक आपका है। केवल आपको इतना लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ जी। ओके, ये डायग्राम आपका ये रहेगा और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। ओके, अथवा वाला आप इसे देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम 17वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो 17वां का मैंने ऊपर वाला किया है, जिसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, कोई गोली 36 से 30 डिग्री के कोण में दागी गई है। यह धरातल से 3 किलोमीटर दूर गिरती है। प्रक्षेप कोण में समायोजन करके क्या इससे 5 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेद किया जा सकता है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपका ऐसा सॉल्यूशन आपको लिखना है। ओके, थीटा बराबर दिया है, आर बराबर ये आपका दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से आपको मान दिया है। बस आपको परास निकालनी, तो परास का सूत्र लगाइएगा। ओके, परास का सूत्र इस प्रकार से मान रखिएगा। ओके, और फिर अपना ये परास का भी आ जाता अपना। ओके, फिर परास का दोबारा आपको सूत्र रखना है और ये अपना कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। ओके, और ये अपना आंसर आ जाता है। लेकिन आपको बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं, तो ओके ये असंभव है। ओके, संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी कोण को साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता आता है। इस स्थिति में लक्ष्य को नहीं भेदा जा सकता। ओके, तो इस प्रकार से इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ से लेकर आपका और ये आपका यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, इसका तो वाला मैंने नहीं किया है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन। न्यूटन की गति के संबंधी आपको तीनों नियम बताने हैं। मतलब न्यूटन ने आपको पता है गति के 3 नियम दिए, तो तीनों नियम बताने हैं। तो ये आपके न्यूटन की गति के 3 नियम। ओके, तो ये आपका हो जाता है इस प्रकार से, आपको पहले लिखना है, देख लीजिए। फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ये आपका दिया है, जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं। फिर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ये आपका दिया हुआ है। फिर न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ओके, और इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अथवा वाला। किसी समतल वृत्तीय सड़क पर गतिशील कार को अभिकेंद्रित बल कहां से प्राप्त होता है। इस मार्ग पर कार की अधिकतम चाल हेतु सूत्र स्थापित कीजिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते किस प्रकार से आपको करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है किसी समतल वृत्तीय सड़क पर गतिशील कार को अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है। तो आपको लिखना है कार को अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है, कार के टायर और सड़क के बीच घर्षण से प्राप्त होता है। ओके, पहले आंसर हो जाता है। दूसरा आपको क्या पूछा जा रहा है कि इस मार्ग पर कार की अधिकतम चाल हेतु सूत्र स्थापित करना है। तो किस प्रकार से करना है, ये आपका इस बार डायग्राम बनाइए। जैसे ऊपर एन हो जाएगा, mg हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, A हो जाएगा, यहाँ फोर्स हो जाएगा, यहाँ Fs माना है हमने। ओके, इसके अनुसार आप निकालेंगे। ओके, तो ये आपका मिनिमम होगा और यहाँ आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे और आपका यहाँ आपका आ जाएगा ये। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। इसको डिटेल से और आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये आपका लिखना आंसर आएगा। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है 19वां कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया में अवधि में सड़क द्वारा साइकिल, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है ये पूरा क्वेश्चन। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, देखिए वही क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। ओके,
ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, ओके। और अपने फ्रेंडों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने, आप देख रहे हैं। तो ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से। अब यहाँ पर दिया क्या है, बल दिया हुआ है हमें 200 न्यूटन, कार हमें निकालना है, दूरी हमें दी है 10 मीटर, ओके, और थीटा हमारा 180 डिग्री। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ओके। डब्ल्यू मतलब कार इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, मान रखिएगा तो आपका आ जाएगा -2000 जूल, ये आपका आंसर हो जाता है, ओके, कंप्लीट हो जाता है, ओके। इसके बाद वाला आप देख लीजिएगा अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, ओके, ये हो जाता है। आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक लास्ट 20वां क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 20 में हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका मैंने प्रश्न क्रमांक 20 में अथवा वाला किया है। पृथ्वी की कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजन स्थापित करना है। मतलब आपको क्या, उपग्रह की कुल ऊर्जा आपको निकालनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी उपग्रह की कुल ऊर्जा या संपूर्ण ऊर्जा किस प्रकार से लिखनी है। इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, तो नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। संपूर्ण पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट anuragasaadiclasses.com से प्राप्त कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखते जाना है, नोट करते जाइएगा फास्ट ही। ये आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, ओके, पूरा आपका दिया हुआ है संपूर्ण सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ये आपका दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पर ना ये कंप्लीट हो जाता है, ओके। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और यहाँ आज आपका आ जाता है, ओके। फिर आपको लिख देना है कि यह क्या है, उपग्रह की कुल ऊर्जा है, ओके। उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक प्राप्त होती है। इसका अर्थ होता है कि उपग्रह को अनंत मतलब पलायन कर जाने भेजने के लिए कुल ऊर्जा को क्या है, शून्य करने के लिए उपग्रह की इतनी ऊर्जा देनी होगी जब तक वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़ दे, अर्थात पलायन कर जाए, ओके। ये अपना कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र का सेट ए का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ओके। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे के सब्जेक्ट का पेपर का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।